तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड 40 mm and height is 70 mm. Its axis is perpendicular to horizontal plane and one of the base edges 30 degree inclined to vertical plane. तो कल टाइप ऑफ सॉलिड हमने देखे थे, तो उसमें हमने देखा था कि स्क्वायर प्रिज्म किस तरह का सॉलिड होता है। तो स्क्वायर प्रिज्म बेसिकली कितने फेस होते हैं स्क्वायर प्रिज्म के? कोई आंसर करो, कितने फेस होते हैं स्क्वायर प्रिज्म के? 5। कल बताया था ना टाइप ऑफ सॉलिड। हाँ सर। तो स्क्वायर प्रिज्म मैंने क्या बोला था, एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें आपका अपर बेस भी स्क्वायर होता है, लोअर बेस भी स्क्वायर होता है और साइड के जितने वो रेक्टेंगल होते हैं। हाँ 6 फेसेस। तो 4 हो गए साइड के फेसेस जो कि रेक्टेंगल हैं और एक ऊपर का फेस जो कि स्क्वायर है और एक नीचे का फेस जो कि स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रिज्म एक किस तरह का सॉलिड है? ठीक है, एक स्क्वायर प्रिज्म या इसका बेस साइड है 40 mm। इसका मतलब अपर फेस और लोअर फेस स्क्वायर है 40 mm साइड के और हाइट दी हुई है 70 mm। इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक्सिस जो कि हाइट के अलोंग होती है, तो हाइट के अलोंग इस स्क्वायर प्रिज्म की एक्सिस है और वो एक्सिस दी हुई है परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन के। और इसके अलावा दिया हुआ है वन ऑफ द बेस एज इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। कोई भी एक बेस एज वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री पर इंक्लाइन गिवन है। तो इसका इंक्लिनेशन पहले समझ लेते हैं कि किस तरह का दिया हुआ है। तो वीडियो विजिबल है सबको मेरी? तो अभी सॉलिड मॉडल मेरे पास घर में अवेलेबल है, मैं उसी को यूज करूंगा सॉलिड मॉडल। तो सॉलिड मॉडल में एक ये डब्बा है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स को मैं, ये बॉक्स एक स्क्वायर प्रिज्म ही है लगभग, ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके। तो एक स्क्वायर प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें आपके 4 तो हो गए स्क्वायर प्रिज्म में 4 फेस तो हो गए रेक्टेंगल, ये फेस, पीछे वाला फेस, ये साइड वाला फेस और ये वाला फेस। तो ये 4 फेस हो गए रेक्टेंगल और ऊपर नीचे के फेस जो है वो हो गए आपके स्क्वायर, ठीक है। तो अपर वाला बेस और लोअर वाला बेस स्क्वायर और साइड वाले जितने फेसेस हैं वो आपके रेक्टेंगल, टोटल 6 फेसेस। तो ये दिया हुआ है सॉलिड। अब सॉलिड में गिवन है प्रॉब्लम में कि इसका जो एक्सिस है, स्क्वायर प्रिज्म का जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो स्क्वायर प्रिज्म का एक्सिस होता है अलोंग इट्स हाइट। तो अलोंग इट्स हाइट मतलब इसकी एक्सिस कैसे होगी? इसकी एक्सिस होगी आपकी अलोंग दी हाइट, ठीक है, इस तरह से होगी इसकी एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास करेगी। अब दिया हुआ इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हम मान लेते हैं, मैं एक तख्त पे बैठा हुआ हूँ, ये तख्त हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन ये वाल। तो ये वाल हो गई वर्टिकल प्लेन और ये तख्त हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये कुछ इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि इसका एक्सिस परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, मतलब इस तरह से रखा जाएगा ये, ठीक है। इस केस में इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर आएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ठीक है। और इसके अलावा दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में कि इट्स वन ऑफ द बेस एज इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। तो अभी अगर देखें तो इसकी बेस एज वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, 2 बेस एज पैरेलल है और 2 बेस एज परपेंडिकुलर है। तो जबकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि बेस एज, कोई एक बेस एज 30 डिग्री पर इंक्लाइन गिवन है। तो अगर बेस एज को मैं 30 डिग्री पर इंक्लाइन करूं
तो इसका मतलब कुछ इस तरह से बेस एज को मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में मेरी जो बेस एज है, ये वाली बेस एज, वो मेरी 30 डिग्री पर इंक्लाइन हो जाती है। ये इंक्लिनेशन मेरा 30 डिग्री हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो एक बेस एज मेरी हो जाएगी 30 डिग्री पर, एक बेस एज हो जाएगी 30 डिग्री पर, और जो दूसरी वाली बेस एज हो जाएगी उसके परपेंडिकुलर वाली 60 डिग्री पर। तो इस तरह से मेरी गिवन इंक्लिनेशन डी है इस स्क्वायर प्रिज्म की। कैसे है स्क्वायर प्रिज्म, किस तरह से इंक्लाइंड है, ये क्लियर है? कोई डाउट किसी को इस चीज में, इसकी ओरिएंटेशन और इसकी इंक्लिनेशन में किसी को कोई डाउट तो पूछो। नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो वापस अभी मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ और प्रॉब्लम पे दोबारा आ रहा हूँ। तो अपनी वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ और स्क्रीन पे मैं वही वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ जो अभी मैं प्रॉब्लम वाला डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा था। तो ये दिया हुआ है मेरा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में गिवन है, जैसा कि मैंने बताया, इसकी ओरिएंटेशन अभी मैंने आपको दिखाई। अब इस पर्टिकुलर सॉलिड का हमें बनाना पड़ेगा प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में हम फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू देखेंगे। तो क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम है, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका रेफरेंस लाइन, पहले रेफरेंस लाइन बनाइए एक्स वाई, और रेफरेंस लाइन के नीचे बना है टॉप व्यू, और रेफरेंस लाइन के ऊपर बना है फ्रंट व्यू। तो रेफरेंस लाइन एक्स वाई और रेफरेंस लाइन के नीचे टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू, इस तरह से आपका गिवन है। तो इसके बाद अब देखते हैं कैसे यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन एक्स वाई बनाई, एक्स वाई यहाँ दिख रही है आपको। रेफरेंस लाइन बनाने के बाद पहले हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू यहाँ पर रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे यहाँ पर है। तो जो अभी सॉलिड मैंने आपको दिखाया था, अगर उसको टॉप से देखेंगे तो विजुलाइज करो, कर सकते हो विजुलाइज हर कोई। अगर उसको टॉप से देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर दिखेगा, और वो स्क्वायर 30 डिग्री पर रेफरेंस लाइन से इंक्लाइंड होगा। हर कोई विजुलाइज कर सकता है। विजुलाइज अगर नहीं कर सको तो जैसे मैंने अभी बक्सा रखा था, उसी तरह कोई बॉक्स लो और उस बॉक्स को उसी तरह से वाल से इंक्लाइन करके उसको टॉप से देखो, तो आपको जो टॉप व्यू मिलेगा वो कुछ इसी तरह का मिलेगा जो यहाँ पर टॉप व्यू में बना हुआ है। विजुलाइज कर सकता है हर कोई? किसी को कोई डाउट कि टॉप व्यू ऐसा क्यों है? ठीक है। तो टॉप व्यू में एक स्क्वायर बनेगा जो कि आपका 30 डिग्री पर इंक्लाइन होगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम 30 डिग्री की एक लाइन बनाएंगे, 30 डिग्री पर इंक्लाइन एक लाइन बनाएंगे। कितने लेंथ की लाइन? 40 mm की लाइन। तो इसके बाद इस लाइन से एक स्क्वायर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से एक स्क्वायर आपका कंप्लीट हो जाएगा जो कि इसका टॉप व्यू होगा। तो टॉप व्यू हमने बना लिया इस स्क्वायर को। अभी इसके बाद इस स्क्वायर की नेमिंग कर देनी है। तो ए बी सी डी, और इसके अलावा क्योंकि इस स्क्वायर प्रिज्म के दो बेस हैं, एक ऊपर वाला बेस है, एक नीचे वाला बेस है, तो इसकी नेमिंग में ए बी सी डी के अलावा 1 2 3 4 भी आ जाएगा। 1 2 3 4, तो ए बी सी डी 1 2 3 4, इस तरह से इसकी नेमिंग की गई है। तो यहाँ देख सकते हो कि स्क्वायर जो बना है उसमें आपका नेमिंग में A1 B2 C3 D4 इस तरह से आपका नेमिंग की गई है, क्योंकि इसके
दो बेस फेस हैं, एक ऊपर वाला बेस फेस, एक नीचे वाला बेस फेस। किसी को कोई डाउट अब तक? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगला स्टेप ये होगा कि इस स्क्वायर का सेंटर लोकेट करना। तो इस स्क्वायर का सेंटर लाई करेगा कहाँ पर, वो हम कैसे निकालेंगे? इस स्क्वायर का सेंटर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल को इंटरसेक्ट करके किसी स्क्वायर का सेंटर निकाला जा सकता है। तो हम एक डायगोनल यहाँ बना सकते हैं, स्क्वायर के डायगोनल हम यहाँ बना सकते हैं और इस तरह से इसका सेंटर हम लोकेट कर सकते हैं। बट ये डायगोनल आपका इस प्रॉब्लम का प्रोजेक्शन का हिस्सा नहीं है, तो ये डायगोनल बस इसको लोकेट करने के लिए यूज होगा। एक बार सेंटर लोकेट करने के बाद डायगोनल को फिर हम रब करके हटा देंगे। तो इस तरह से इसका सेंटर लोकेट हो गया, जो कि है आपका OP। दो सेंटर क्यों है O और P? क्योंकि अगेन सेम वही रीजन, एक ऊपर वाले बेस का सेंटर O, एक नीचे वाले बेस का सेंटर P, तो इसीलिए यहाँ पर नेमिंग है OP। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का टॉप व्यू हमने बना लिया, जो कि आपका रेफरेंस लाइन के नीचे लाई कर रहा है। तो रेफरेंस लाइन के नीचे टॉप व्यू बनाने के बाद अब सेकंड हम बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू। तो इसका फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। तो फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। अब रेफरेंस लाइन के ऊपर बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? अब जब इस स्क्वायर प्रिज्म को हम फ्रंट से देखेंगे, वो बक्सा जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, उस बॉक्स को जब हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा और वो रेक्टेंगल की हाइट उतनी ही दिखेगी जितनी उस स्क्वायर प्रिज्म की हाइट गिवन है, यानी कि 70 mm, क्योंकि उसको हम सामने से देख रहे हैं। लेकिन उस रेक्टेंगल का जो विड्थ है, वो विड्थ आपका उस स्क्वायर प्रिज्म का बेस साइड जितना नहीं दिखेगा। उसका जो विड्थ होगा आपका, वो दिखेगा आपको उसकी इंक्लिनेशन पर डिपेंड करेगा। तो उसका विड्थ आपको इतना दिखेगा, ठीक है? क्योंकि आप उस स्क्वायर प्रिज्म को जब सामने से देखेंगे तो उसका विड्थ कुछ इतना होगा, राइट? तो ये विड्थ हम कैसे निकालेंगे? ये विड्थ निकालने का ये तरीका है कि पहले आप टॉप व्यू में हर एक पॉइंट से लाइन एक्सटेंड करेंगे। ये रेड कलर की लाइन बनी हुई है, हर एक पॉइंट से ये लाइंस आप एक्सटेंड करेंगे। तो कॉर्नर A1, कॉर्नर B2, कॉर्नर C3, कॉर्नर D4, चारों पॉइंट से हमने ये लाइंस एक्सटेंड की। यहाँ देख सकते हैं रेड कलर की लाइन बनी हुई है, एक्सटेंड की हुई है अप टू रेफरेंस लाइन। और ये लाइन हमने चार कॉर्नर से तो किया ही एक्सटेंड, प्लस हमने इसको सेंटर पॉइंट से भी एक्सटेंड किया है, तो OP से भी एक लाइन बनी हुई है। तो इस तरह से हम चारों कॉर्नर से प्लस सेंटर पॉइंट से लाइन एक्सटेंड करेंगे और ये लाइन ज्वाइन करेंगे अप टू रेफरेंस लाइन। तो अप टू रेफरेंस लाइन XY तक हमने ये सारी लाइंस एक्सटेंड की हैं। ये लाइन एक्सटेंड करने के बाद अब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो लोकेट हो जाएंगे। फ्रंट व्यू में अब हम पॉइंट की नेमिंग कर देंगे। नीचे वाले बेस का नाम था 1 2 3 4, तो 1 से जो पॉइंट गया है उसकी नेमिंग में 1 ही आएगा। 4 से जो पॉइंट गया उसकी नेमिंग में 4 आएगा। P से जो पॉइंट गया उसकी नेमिंग में P आएगा। और P आएगा। और 2 से पॉइंट जो गया उसकी नेमिंग में 2 आएगा। 3 वाले पॉइंट से 3 आएगा नेमिंग में। तो इस तरह से हम नीचे वाले पॉइंट्स की नेमिंग कर देंगे। ऊपर वाली पॉइंट्स को भी लोकेट करेंगे हम। वो लोकेट करने के लिए इन लाइंस को आगे तक बढ़ाएंगे, 1 को A तक, 4 को D तक, 3 को C तक, 2 को B तक और P को O तक। इनको एक्सटेंड करेंगे हम कितना हाइट तक? जितनी हाइट गिवन है, जो कि है मेरी 70 मिलीमीटर।
तो इनको हम 70 मिलीमीटर तक एक्सटेंड करेंगे। तो 70 मिलीमीटर तक एक्सटेंड करने के बाद अब मेरा ये फ्रंट व्यू जो कि एक रेक्टेंगल दिखेगा, वो रेक्टेंगल मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बनाने के बाद अभी ये रेक्टेंगल बनाने के बाद आगे यहाँ पर नेमिंग की नहीं हुई है, चलो मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अच्छा है, वो हट गया था किसी तरीके से। ओके, तो यहाँ पर ये आपका ये सारे पॉइंट्स इस तरह से नेमिंग की जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस भी यूज की गई हैं। जैसे कि यहाँ हम 2B वाली लाइन को देख सकते हैं, डॉटेड वाली लाइन है ये, ठीक है, डैश वाली लाइन है। तो ये क्यों है अभी बताता हूँ उसका रीजन। उसी तरह ना सिर्फ 2B वाली लाइन, आपकी जो OP वाली लाइन भी है, OP वाली लाइन, वो भी आपकी एक डिफरेंट टाइप की लाइन है। तो ये दो लाइंस जो हैं 2B वाली और OP वाली, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन क्यों यूज की गई है, उसका ये रीजन है कि जो ये 2B वाली, पहले 2B वाली लाइन देखते हैं। 2B वाली जो लाइन है ये एक हिडन एज है। हिडन एज इस तरीके से है कि अभी वापस मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, अभी हिडन एज का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। और ये ओपी वाली जो लाइन है वो सेंटर लाइन है। ठीक है, वीडियो भी स्टार्ट करता हूँ, मेरे 2 मिनट वेट करो। 2B वाली जो लाइन है वो हिडन लाइन है, हिडन एज है, और ओपी वाली लाइन जो है वो सेंटर लाइन है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस यूज होती हैं। हिडन एज के लिए हम यूज करते हैं डैश्ड थिक लाइन। डैश थिक लाइन, डैश थिक लाइन आपकी कैसे बनती है, 5 की लाइन, 2 का गैप, 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 5 की लाइन, 2 का गैप। इस तरह से आपकी डैश थिक लाइन बनती है। तो हिडन एज के लिए यहाँ पर डैश थिक लाइन का यूज किया गया है, जबकि जो सेंटर लाइन जो है यहाँ पर, उसके लिए आपकी चेन थिन लाइन का यूज किया जाता है। चेन थिन लाइन बनती है 6 की लाइन, 1 का गैप, 1 का डैश, 6 की लाइन, 1 का गैप, 1 का डैश, 6 की लाइन, 1 का गैप और 1 का डैश, एंड सो ऑन। इस लाइन को बोलते हैं चेन थिन लाइन। तो ये दो तरह की लाइंस हमने यहाँ यूज की है। एक तो डैश्ड थिक लाइन, ठीक है, डैश थिक लाइन, ये डैश एक साथ होता है, जगह की कमी की वजह से मैंने अलग अलग लिखा है। डैश थिक लाइन जो कि हिडन एज के लिए यूज होती है, और डैश थिक लाइन का क्या फॉर्मेट होता है, 5 की लाइन, 2 का गैप, 5 की लाइन, 2 का गैप, एंड सो ऑन। ठीक है, 5 की लाइन, 2 का गैप, 5 की लाइन, 2 का गैप, 5 की लाइन, 2 का गैप, 5 की लाइन, 2 का गैप। ये तो हो गई आपकी डैश थिक लाइन। अगली डैश थिक लाइन कहाँ यूज होती है, हिडन एज के लिए। अगली जो एक अलग तरह की लाइन हमने यूज की है वो है हमारी चेन थिन लाइन। तो चेन थिन लाइन आपकी यूज होती है फॉर सेंटर लाइन, सेंटर एक्सिस। तो चेन थिन लाइन सेंटर लाइन के लिए। और चेन थिन लाइन के लिए कैसी लाइन यूज होती है, 6 की लाइन, 1 का गैप, 1 का डैश, 6 की लाइन, 1 का गैप, 1 का डैश, 6 की लाइन, 1 का गैप, 1 का डैश, एंड सो ऑन। दिस इज चेन थिन लाइन। 6 की लाइन, 1 का गैप, 1 का डैश, 6 की लाइन, 1 का गैप, 1 का डैश, एंड सो ऑन। दिस इज चेन थिन लाइन। ठीक है, और ये लाइन आपकी यूज होती है फॉर सेंटर लाइन, सेंटर एक्सिस। तो यहाँ पर हमने सेंटर एक्सिस के लिए और हिडन एजेस के लिए ये दो लाइंस का, अलग अलग लाइंस का
हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये रेज क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हिडन एज कौन सी है? 2B। और सेंटर लाइन कौन सी है? OP। तो अभी मैं एक बार वीडियो मोड ऑन कर रहा हूँ और उससे सब समझाता हूँ कि हिडन एज और एक बार वीडियो मोड ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बॉक्स कुछ इस तरह से रखा हुआ है। इसकी ये जो पीछे वाली एज है, ये वाली जो एज है, ठीक है, ये वाली एज हिडन है। जब हम इसको सामने से देखते हैं तो एक पीछे वाली एज हिडन होती है। दिखती कौन कौन सी एज है? ये वाली एज दिखती है, ये वाली एज दिखती है और ये वाली एज दिखती है। तो सामने से जब इसको देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 एजेज विजिबल होती हैं, एक एज हिडन होती है। लेकिन वो हिडन एज भी उस फिगर का पार्ट है, तो इसके लिए उस हिडन एज को एक अलग तरह की लाइन से दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं डैश्ड थिक लाइन, जो कि अभी मैंने बताया कैसे बनती है। 5 की लाइन, 2 का गैप, 5 की लाइन, 2 का गैप, 5 की लाइन, 2 का गैप एंड सो ऑन। और इसके अलावा हिडन एज के अलावा एक लाइन ऐसी लाइन है जो कि इसके सेंटर से पास होती है। सेंटर हमने कैसे लोकेट किया था? इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन से। तो सेंटर से पास होने वाली लाइन जो है वो आपकी होगी चेन थिन लाइन। तो वो कैसे बनती है? 6 की लाइन, 1 का गैप, 6 की लाइन, सॉरी 6 की लाइन, 1 का गैप, 1 की लाइन, 1 का गैप, देन 6 की लाइन एंड सो ऑन। सो दिस इज चेन थिन लाइन। तो इस तरह से उसमें इसीलिए 2 अलग अलग लाइंस का यूज हुआ है। वापस मैं उसी आंसर फिगर पे जाता हूँ, इतना ही है बस। तो वापस फिर से उसी आंसर फिगर पे जाता हूँ। तो ये है मेरा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसका फ्रंट व्यू और ये है इसका टॉप व्यू। तो क्लियर है एक एक पॉइंट? जितनी चीजें मैंने डिस्कस की बताई, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है तो पूछो। हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को? एनीवन? आंसर करो। तो बस इतनी है। हाँ, आंसर करो, कोई डाउट किसी को? तो ये प्रॉब्लम आप सभी लोगों को असाइनमेंट में करना है। असाइनमेंट में मैंने ये गूगल क्लासरूम में ये प्रॉब्लम मैंने दिया हुआ है, तो इसको ड्रॉ करो, इसकी एक क्लिक लेकर वो स्कैन कॉपी अपलोड कर देना गूगल क्लासरूम में उस असाइनमेंट के आंसर में। ठीक है, तो इतना ही बस आज के लिए। चलो ठीक है, फिर मैं लॉग आउट करूं। पूछना है किसी को कुछ? कोई रिप्लाई तो करो भाई। नो सर। ओके चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर लेना मेरे साथ। हाँ सर, हम बोल रहे थे और माइक म्यूट था इसलिए आवाज नहीं जा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। ओके चलो बाय।